वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। शुरू करने से पहले आपका पहला क्वेश्चन आपको याद है ना? आपको क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं 5 क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में पूछूंगी, आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और जो मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे देंगे और जो मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे और मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, उनको हमारी जैन फैब में चलने वाली रिवीजन क्लासेस में फ्री इनरोलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, वो क्लासेस हम ऑनलाइन लेंगे जूम पे। तो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे रहे हैं, राइट? ये आपको बाउंड करने के लिए ज़रूरी है, वरना आप पढ़ते नहीं हैं। आपको बहुत पढ़ाई करनी है, टॉप करना है अपनी क्लास में, राइट? तो द लंग्स इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। और एक और बात बता दूं, ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड के लिए नहीं है। राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एमपी हो क्या है, या क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सारे बोर्ड्स ने ना अपना सिलेबस सीबीएसई बेस्ड कर दिया है, तो सबके लिए सेम क्वेश्चंस हैं। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन स्टमक होता है, मानव का जो अमाशय होता है, उस अमाशय के अंदर एक एसिड निकलता है, उस एसिड का नाम मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन आपका, एसिड इन स्टमक। ठीक है, स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम आपको मुझे बताना है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। ओके, देन वी गो टू अवर स्लाइड्स और यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। तो हमारा आज की वीडियो शुरू करने के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, द लंग्स इन द ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। कि जो हमारे लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं, वो किस सिस्टम का भाग होते हैं, किस तंत्र का भाग होते हैं? न्यूट्रिशन यानी पाचन तंत्र का भाग होते हैं, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं, रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र का भाग होते हैं, या सर्कुलेशन यानी कि बताइए क्या होता है? परिवहन, परिसंचरण तंत्र का पार्ट होते हैं। तो किसका पार्ट होते हैं? लंग्स यानी फेफड़े। तो आपको याद है कि जो फेफड़े होते हैं वो रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि उत्सर्जन श्वसन तंत्र का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आपसे ऐसे ही इस क्वेश्चन के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिवर किसका पार्ट होता है? पाचन तंत्र का होता है। पैंक्रियाज है, लिवर है, स्टमक है, आमाशय है, अग्नाशय है ना? ये किसका पार्ट है? पाचन तंत्र का है। उत्सर्जन तंत्र के पार्ट कौन कौन से होते हैं? किडनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा, यूरेटर जिसे कहा जाता है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र के भाग कौन से होते हैं? तो उसमें ट्रैकिया होता है, लंग्स होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, फेफड़े, डायफ्राम, ये सब इसका पार्ट होते हैं। परिसंचरण तंत्र का क्या पार्ट होते हैं? तो उसके 3 पार्ट होते हैं परिसंचरण तंत्र के। एक तो ब्लड होता है, रक्त होता है। दूसरा ये हृदय होता है, हार्ट जिसे कहते हैं। और तीसरा कैपिलरीज होती है, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं कि धमनी और शिराएं, है ना, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो ये परिसंचरण तंत्र का पार्ट होते हैं। तो हमको अभी पूछा गया था लंग्स होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी में देख के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी में हम क्या सी में और एस में अंतर नहीं देख पाते, तो थोड़ा रुकिएगा, आराम से तसल्ली से देखिएगा। सबसे पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 90% लोग ये हाफ देख के समझ जाते हैं कि हाफ ऑफ H2O मतलब CaSO4 होता है। ठीक है, और CaSO4 ये 2H2O, ये होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और Na2NaCO3.10H2O ये किसका होता है? वॉशिंग सोडा का होता है। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा का होता है। अब इसका आपका दूसरा क्वेश्चन, आज का जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ वो दूंगी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कमेंट सेक्शन में आप लिख के दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं? देखिए, जब आप पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं तो आपकी पीरियडिक टेबल कुछ आपको ऐसी दिखाई देती होगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, डोंट वरी। और यहाँ पे आप वापस आएंगे तो इस तरीके से कुछ कॉलम्स दिखाई देंगे, लास्ट में आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको कुछ पीरियडिक टेबल इस तरह से दिखाई देती है।
इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे बीच में 10 सेक्शंस होते हैं ना। यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना, ये लास्ट वाला जिसे हम 18th नंबर का कॉलम कहते हैं, वहाँ पर रहती हैं आपकी नोबल गैसेस, ठीक है। तो आप इन सबके नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपसे पूछ लिया है कौन है, फिर बाई चांस कोई दूसरा नाम दे दे, क्योंकि यहाँ पे 4-5 नाम है, अब वो आपको कोई दूसरा नाम दे दे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सारी नोबल गैसेस लर्न कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हीलियम, लिथियम, सॉरी आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैसेस, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो ये क्यों नोबल गैसेस होती हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो फुल होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, होता ये है कि सपोज करते हैं ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं वो कंप्लीट है, मतलब पहले रूम में कितने आते हैं, 2 आते हैं, अब दोनों यहाँ भरे हुए हैं, या फिर अगले में कितने आते हैं, 8 आते हैं, अगले रूम में 8 आते हैं, और 8 के 8 आपके फुल हैं, ना तो उसको किसी से लेना है और ना ही उसे कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है। तो जब ये कंप्लीट होते हैं उसे नोबल गैसेस कहते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये आपको याद रखना है। तो हमको क्या आंसर होगा इसका, हीलियम। ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ओके, नोबल गैसेस को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको याद होगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मेंडल ने आपके नियम दिए थे, किसके नियम दिए थे, हेरिडिटी के नियम दिए थे, आनुवंशिकता के नियम दिए थे, है ना। और वॉटसन ने ना डीएनए के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, डीएनए के बारे में बताया था। और लेमार्क ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। और चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन। तो जो हमारा फाइनल आंसर है इसका वो ये हमारा चार्ल्स डार्विन है। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो फिट है वो सरवाइव कर जाएगा और जो फिट नहीं है वो उसको प्रकृति अपने आप हटा देगी रास्ते से। और लेमार्क का उत्परिवर्तन ये कहता है कि मतलब जैसे जैसे चेंजेस होता है ना नेचर में, हम वैसे वैसे उसको अडॉप्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्दी वाले इलाके में रहते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि उसकी बॉडी ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो सर्दी को सहन कर सकता है, जबकि हमारी बॉडी ऐसी डेवलप हो जाती है कि हम गर्मी को भी सहन कर सकते हैं ना। तो जो जिस एरिया में जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है उसकी बॉडी उसी के हिसाब से ढल जाती है। ये कौन कहता है, लेमार्क कहता है, ठीक है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम, जो लाइट ऑफ स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ग्लास में, वाटर में, एयर में या वैक्यूम में। इसे हिंदी में कहेंगे कांच के अंदर, पानी के अंदर। एयर को हम कहेंगे वायु के अंदर, और वैक्यूम। Here is my son, he is giving the answer, so you can also give the answer, right? So glass, water, air and vacuum. तो इसका आंसर होगा हमारा वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्वात। अब यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर मे बी 2 तो हो गए होंगे, 3 या 4 हो सकता है। इसका आपको बताना है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइट स्पीड कितनी होती है, यूनिट के साथ लिखिएगा, है ना। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है ये आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर, इसको स्त्रिंग केसर कहते हैं, स्त्री केसर हिंदी में, शायद सही लिखा हुआ, चेक कर लीजिएगा। स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर जो फ्लावर का होता है उसका बीच वाला हिस्सा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, जब आपको फीमेल पार्ट ऑफ द, आपके टीचर ने फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट पढ़ाया होगा, तो कुछ ये इस तरीके से रहा होगा, है ना। या
इस तरीके से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे क्या कहते हैं, बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को, ये तीन। और ये पिस्टल जो होता है, पूरे फीमेल पार्ट को पिस्टल कहा जाता है, मेल पार्ट को क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो फीमेल पार्ट तो पिस्टल हो गया, मेल पार्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मेल पार्ट को क्या कहा जाता है। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे तो हम कहते हैं स्टिग्मा, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले को स्टाइल कहते हैं और लास्ट वाले को हम ओवेरी कहते हैं, ठीक है, ओवेरी कहते हैं। अभी क्या होता है कि यहाँ से जब पोलन ग्रेन्स यानी परागकण आते हैं तो वो स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। फिर ये परागकण क्या करते हैं कि धीरे धीरे ट्यूब में से नीचे की तरफ जाते हैं, और जो ट्यूब होती है उसे स्टाइल कहते हैं। अब ये स्टाइल से नीचे बढ़ते जाते हैं, भाई कोई भी आगे बढ़ेगा तो स्टाइल से ही बढ़ेगा ना, तो स्टाइल से बढ़ा, स्टाइल से आगे बढ़ता गया, और ओवेरी में जाके यहाँ पे जो एग होते हैं उनके साथ में फ्यूजन कर लेता है, और जो फ्यूजन होता है तो वहाँ पे जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, और इसी जायगोट को बाद में डेवलप किया जाता है, किसमें, सीड के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। और ये जो ओवेरी होती है ना, वो ओवेरी भी डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, किसके तौर पर, फ्रूट यानी कि फल के तौर पर ये डेवलप हो जाती है। यानी आप यूं समझिए कि जो मेल पार्ट था, नर पार्ट था किसी प्लांट का, पौधे का, फूल का, तो नर प्लांट से या मेल पार्ट से वहाँ से पोलन्स आते हैं फीमेल पार्ट पे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे आते हैं, फिर वो स्टाइल से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में। अब ओवरी में होता है मादा सेल, मादा गैमेट, फीमेल गैमेट होता है, और ये मेल गैमेट बाहर से आया है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, और उस निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनते हैं सीड यानी बीज बनते हैं। और जो ओवेरी होती है जिसके अंदर ये घटना हो रही होती है, वो जगह जो होती है वो बाद में फल के तौर पर विकसित हो जाती है। अब ऐसे तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आई होप कि रिकॉल हो जाएगा आपको सारा का सारा जो आपने पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज डन बाय, जो हमारी बॉडी में समन्वय होता है वो समन्वय किसके द्वारा होता है। क्या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसा करता है, नर्वस सिस्टम यानी हमारा होता है क्या बोलेंगे नर्वस सिस्टम को हिंदी में, तंत्रिका तंत्र, है ना जी, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्त्रावी। अब जल्दी से क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो कहाँ कोऑर्डिनेशन करेगा, नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस सिस्टम करते हैं और हम टिक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप नीचे देखिए जरा, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ऐसा करती हैं, या नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल हाँ दोनों मिलकर ऐसा करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन। तभी तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमने दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ी थी, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था और एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ऐसा काम करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ट्राइलोबाइट क्या होता है। एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया था तो मैंने इसे ठीक किया है, दैट इज द ट्राइलोबाइट क्या होता है। तो ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो या थोड़ा टफ भी लग सकता है आपको। ट्राइलोबाइट क्या चीज़ होती है, तो आपको याद होगा आपकी बुक में एक फोटो दिया हुआ है जिसके अंदर 5-6 तरह के फॉसिल्स दिए हुए हैं। फॉसिल्स मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि जमीन से जब जीवाश्म जिसे कहते हैं हिंदी में जीवाश्म, तो वो जीवाश्म जब निकलते हैं यानी कि जैसे डायनासोर के जीवाश्म, हमें कैसे पता चला कि कभी डायनासोर हुआ करते थे, क्योंकि हमें उनकी बोन्स और उनके स्ट्रक्चर मिले हैं जमीन में, तो उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म, किसके जीवाश्म को ट्राइलोबाइट कहते हैं, तो इन्वर्टिब्रेट्स जिन्हें अकशेरुकी कहा जाता है हिंदी में, तो अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स को ऐसा कहते हैं। प्लांट यानी पौधों के जो फॉसिल्स हमको मिले हैं, है ना, पौधों के जो फॉसिल्स मिले हैं उनको ऐसा कहा जाता है। फिश यानी मछलियों के फॉसिल्स को ऐसा कहा जाता है, या फिर डायनासोर्स के कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो इन्वर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जो होते हैं उनके जो जीवाश्म होते हैं उनको ट्राइलोबाइट कहते हैं, और जो मछलियों के जीवाश्म होते हैं उन्हें नाइटिया कहते हैं, उन्हें नाइटिया कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नाइटिया क्या है तो मछलियों का जीवाश्म है, और आपसे पूछा जाए ट्राइलोबाइट क्या है तो वो अकशेरुकी यानी इन्वर्टिब्रेट्स का
फॉसिल्स है, जीवाश्म है, तो ये आप याद रखना। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन, ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो मेल में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मेल में प्रोड्यूस होते हैं। और जो एग्स होते हैं, है ना, फीमेल गैमेट जैसे कहते हैं, वो फीमेल्स में बनते हैं, है ना, गैमेट होते हैं। अब क्या होता है कि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। जब फीमेल गैमेट यानी कि ये जो स्पर्म्स लाइक स्ट्रक्चर है, स्पर्म्स जो है, और ये एग स्ट्रक्चर है। अब ये जब एग स्पर्म्स एग तक जब रीच हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो ये स्पर्म्स इस एग के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, एंटर कर जाता है। तो ये जो एंटरिंग की प्रोसेस होती है ना, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि सपोज करते हैं यहाँ पे एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एग बन रहे हैं, और जिसे हम ओवरी कहते हैं। अब ओवरी के बाद में यहाँ पे आती है फ्लपिंग ट्यूब, है ना। तो क्या होता है, इस ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं, एग बनते हैं, उनमें से एक एग निकल के यहाँ आ जाते हैं, राइट। और जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, और वो भी यहाँ पे आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो एग होता है और ये जो स्पर्म होता है, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात ये है कि ओवरी में क्या ये होता है, क्या ये ओवरी में हो रही है ये घटना कि यहाँ पे एग और स्पर्म मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्या ये यूट्रस में हो रही है। तो भाई यूट्रस होता है ये वाला सेक्शन जहाँ पे क्या होता है, बाद में बेबी डेवलप होता है, ठीक है। टेस्टीज में क्या होता है, टेस्टीज में तो स्पर्म्स बनते हैं, टेस्टीज में तो स्पर्म बनते हैं, और ओवरी में एग बनते हैं। यहाँ पे एग बनते हैं और यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। ओविडक्ट एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब को ही कहा जाता है। ओविडक्ट आपको क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब को ही कहा जाता है, ठीक है। हम उसे फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं और ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसका एक्चुअल में आंसर होगा ओविडक्ट। यानी कि ओविडक्ट के अंदर ये घटना होती है कि यहाँ पे एग और स्पर्म्स मीट करते हैं, उसके बाद में ये एग और स्पर्म्स मिलके, मतलब जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसे जाइगोट कहा जाता है। और ये जाइगोट कहाँ पर आ जाती है, यूट्रस में आ जाते हैं, गर्भाशय में आ जाते हैं, और यूट्रस में आने के बाद में ये वहीं रुक जाता है और वहाँ पे बेबी डेवलप होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द सोलर कुकर। सोलर कुकर के लिए कौन सा जो मिरर है वो मोस्ट सुटेबल है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, या आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, और ऑल ऑफ द कोई सा भी काम में ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे अवतल दर्पण काम में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक बार पूछ लेती हूँ कि जो एक कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अपने साइड मिरर से यानी बैक मिरर जो होता है, या जिसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर, उससे जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे कौन सा मिरर काम में आता है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अब इसका आंसर सुनिए। इसका आंसर होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्यों होता है, देखिए कॉन्केव मिरर की खास बात होती है कि वो लाइट को ना कॉन्सेंट्रेट कर देता है। सारी लाइट जो भी इस पे लाइट पड़ेगी ना, यहाँ लाइट आई इसने यहाँ भेज दी, यहाँ लाइट आई इसने यहाँ लाइट भेज दी, फिर यहाँ पे लाइट आई इसने वापस यहाँ भेज दी, तो सारी लाइट इकट्ठी हो जाती है। जब एक साथ लाइट इकट्ठी होती है ना, तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर देती है, गर्म कर देती है, और खाना जल्दी पक जाता है। तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, खाना जल्दी पकाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। तो आज के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी हैं। जो भी इन 5 क्वेश्चंस के सही आंसर मुझे मैसेज करेंगे, उनके नाम हम अगली वीडियो में दिखाएंगे भी, और साथ में उन लोगों को हमारी क्लासेस में फ्री ज्वाइनिंग करने का मौका भी मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और बहुत अच्छे से स्कोर कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।